और इसमें सब छोटे छोटे प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है, जैसा कि बच्चों की डिमांड थी सर छोटे प्रश्नों को भी इकट्ठा कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पेपर में काफ़ी संख्या में मिलेंगे। तो बच्चों पहला जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि एक विलगित गोले के विभव V और आवेश Q में लेखा चित्र दर्शाया गया है, गोले की धारिता क्या होगी। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न कैसे करेंगे, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। ठीक है बच्चों, तो पहले धारिता का सूत्र लिख लो C बराबर Q/V। अब बच्चों इस जो त्रिभुज बन रहा है, अगर इस त्रिभुज में ये भुजा वोल्टेज की है तो ये भुजा भी वोल्टेज की होगी। थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, और ये है आधार। तो बच्चों जो आधार तो Q है, आधार कौन है Q, और लंब कौन है V। तो बच्चों आधार बटे लंब कौन होता है, तो आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। अगर इस त्रिभुज में जाकर हम कॉट थीटा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, आधार हो गया Q और लंब हो गया V, और जब हम समीकरण 1 को 2 के बराबर करेंगे तो C बराबर कॉट थीटा। तो धारिता किससे निकल के आएगी, कॉट थीटा से। अगर यहाँ B और Q के मान चेंज कर दे, यहाँ पर तो Q कर दे और यहाँ पर V कर दे, तो ये जो धारिता होगी ना बच्चों वो C बराबर tan थीटा के बराबर होगी। तो ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के प्रश्न को इस तरीके से हमें करना है। व्योममापी में प्रयुक्त तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। बच्चों व्योममापी के अंदर हम मिश्र धातु के तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम नगण्य होना चाहिए। और व्योममापी क्या होती है कि आदर्श वोल्ट मीटर है, तो इसलिए इस स्थिति में इसका होना चाहिए 0, जिससे जैसे ही तार गर्म होगा तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होगी और रीडिंग भी बिल्कुल सही आएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्धचालकों में चालन होता है एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय और अध्रुवीय। तो बच्चों जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो चालन होता है द्विध्रुवीय होता है, क्योंकि अर्धचालकों में जो धारा प्रवाहित होती है एक तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और एक होल के कारण होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विध्रुवीय। प्रश्न नंबर 4 है कि एक धातु का कार्यफलन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किस ऊर्जा वाले आपतित प्रकाश से दी गई धातु तल से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। बच्चों कार्यफलन का मतलब यह है कि कोई भी धातु है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम हमें इसे 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। तो देखो बच्चों 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर भी बाहर निकल जाएगा, 1.6, 1.8, लेकिन जो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम इतनी ऊर्जा का प्रकाश डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में होने वाली न्यूक्लियर श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनरुत्पादन गुणांक कितना होता है। तो बच्चों इसका आंसर होता है 1। अगला प्रश्न है कि दिए हुए परपथ में X तथा Y के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये P प्रतिरोध है, ये Q है और ये R है और ये S है। और जब बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो P/Q का अनुपात R/S के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है क्या नहीं, तो 20/20 बराबर 20/20, तो ये अनुपात बराबर आ रहा है। तो बच्चों जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, जैसे यहाँ पर हो गया, तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट का विभव बराबर होता है। इस स्थिति में इस बीच वाले प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसको हम हटा देते हैं। अब बच्चों देखो P और Q दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकाल लेंगे कि R' बराबर R1 प्लस R2, मतलब 20 प्लस 20 बराबर 40 ओम, समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही R और S ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो P और Q को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, R और S को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, फिर इन दोनों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा था। तो R' बराबर R प्लस S कर सकते हैं अपन यहाँ पर, R प्लस S, तो 20 प्लस 20 बराबर 40 ओम। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का योग हो गया 40 ओम, इन दोनों का योग 40 ओम। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में समांतर क्रम में,
तो जब इसको हल करेंगे ना तो 1/R बराबर 1/40 प्लस 1/40, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 20 ओम। तो कभी भी अगर एक जैसे प्रतिरोध जैसे कि 20 20 20 20 चारों की चारों प्रतिरोध अगर एक जैसे हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज में है तो इसका उत्तर भी 20 आएगा। अगर यहाँ आर 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 होती तो इसका आंसर आर आता। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेज अर्धचालकों की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है। तो बच्चों जो नेज अर्धचालक होते हैं ये कार्बन के समूह के सदस्य हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, और कार्बन ये सब चतुसंयोजी होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो होती है सम चतुष्क फलकीय। कार्बन की होती है ना, वही सिलिकॉन और जर्मेनियम की होगी। तो नेज अर्धचालक जो सिलिकॉन जर्मेनियम होती हैं इनकी संरचना समचतुष्क फलकीय होती है। अगला प्रश्न, एल स्वप्रेरकत्व कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए जबकि इसमें आई नॉट धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है U बराबर 1/2 L I स्क्वायर। अगर धारा आई नॉट है तो यहाँ आई नॉट लिख देंगे। अगला प्रश्न, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो बच्चों ऐसे पदार्थ अर्धचालक होते हैं, इनका प्रतिरोध ताप या प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। और ऐसे दो पदार्थों के नाम हम लिख देंगे, एक तो सिलिकॉन Si और दूसरा होता है जर्मेनियम। तो बच्चों ये दोनों जो अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध घट जाएगा। और ऐसे पदार्थ, फिर देखो बच्चों यही प्रश्न दोबारा से है, उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा ऋणात्मक होता है। तो बच्चों प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा ऋणात्मक तब होता है अगर हम किसी तार का, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाएं और उसका प्रतिरोध घट जाए तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा ऋणात्मक होता है। जैसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम, वापस से हम इसके आंसर में लिख देंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। और बच्चों अगर किसी का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो स्रोत लिखिए। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, एक तो चुंबक के द्वारा जो क्षण चुंबक होती है, एक तो जो क्षण चुंबक होती है उसी के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरा धारा, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और धारा का मतलब क्या होता है, कोई भी गतिमान आवेश। तो दो स्रोत हैं, एक तो क्षण चुंबक और एक गतिमान आवेश, दोनों की दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल की दो विशेषता लिखिए। बच्चों नाभिकीय बल की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। नाभिकीय बल प्रकृति का सर्वाधिक प्रबल बल है, ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, ये आवेशों पर निर्भर नहीं करता है और यह लघु परासी बल है। तो ऐसी आपको कोई से भी दो विशेषताएं इसकी लिखनी है। अगला प्रश्न है, धातु तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती होती है। जब प्रकाश विद्युत प्रवाही घटना होती है बच्चों तो धातु की सतह में से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी संख्या किस बात पर निर्भर करती है। तो धातु की सतह में से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे तो धातु की सतह में से उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन है या प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न बच्चों, किस द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो बच्चों हम जानते हैं इसमें कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे लोहा, जो आयरन होता है Fe, उस तत्व की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है जिसका मान लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है और इसकी द्रव्यमान संख्या है 56। तो बच्चों यहाँ से चार तरीके से प्रश्न बन सकता है कि किस तत्व की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो हम लिख देंगे आयरन। वो पूछा कितनी होती है तो हम लिख देंगे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए
यह प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी तत्व, ये भी पूछा था प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन है, तो हम लिखेंगे लोहा, क्योंकि इसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ इसने पूछा है कि किस द्रव्यमान संख्या के लिए, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि द्रव्यमान संख्या 56 जो कि लोहे की होती है, आयरन की होती है, उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखिए। तो बच्चों वोल्टेज को नियंत्रित करने वाला डायोड है जेनर डायोड। ये प्रश्न बच्चों काफ़ी बार पूछा गया है। तो वोल्टेज को नियंत्रित करने वाला डायोड जेनर डायोड होता है। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। बच्चों इसके 8-10 गुण किताब में दे रखे हैं। तो सबसे सरल गुण तो यही है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धनावेश से निकलकर और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये काल्पनिक होती हैं, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। इस तरीके से हम इसके कोई भी 2 गुण लिख सकते हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। देखो बच्चों समविभव पृष्ठ, तो इसकी परिभाषा कई बार बोर्ड में पूछी भी गई है और इसे याद करने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो प्रश्न है इसी में इसका आंसर देखो, पृष्ठ विभव और सम, मतलब विद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचे हैं यहाँ पर विभव का मान समान हो, पृष्ठ विभव सम, मतलब समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोई 2 कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो ये भी बच्चों बोर्ड में आ चुका है। तो एक तो होता है एंथ्रासीन, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में जो 14 पार्ट है उसमें मिलेगा। और दूसरा होता है मादित, थैलो, सियानीस। ठीक है बच्चों, ये नाम आपको याद रखने हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। गाउस का नियम लिखिए बच्चों, ये तो आपको 100% याद रखना है क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न है। गाउस का नियम लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। मतलब दर्पण सूत्र हमें लिखना है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो बच्चों ये आंसर आपको इस तरीके से सूत्र के रूप में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर इसने संबंध सिर्फ स्थापित किया है। छोटे छोटे प्रश्न बच्चों ये एक बार याद कर लेंगे तो बहुत कम टाइम में ये याद हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा के समय टाइम बहुत कम होता है। किसी नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के मध्य बच्चों संबंध लिखिए। तो ये होता है r बराबर r0 1/3। तो बच्चों नाभिक वाले पार्ट में ये आपको ये वाला सूत्र मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से एक दाता शुद्धि कौन सी है। तो बच्चों थोड़ा सा याद रखिए, जो पंच संयोज्य शुद्धियां होती हैं वो तो दाता शुद्धियां होती हैं, और जो त्रिसंयोज्य शुद्धियां होती हैं वो ग्राही अशुद्धि होती हैं। पंच संयोज्य अशुद्धियां कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और त्रिसंयोज्य होती हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें देखना हमें दाता शुद्धि, मतलब एक पंच संयोज्य शुद्धि कौन सी है। तो बोरॉन तो त्रिसंयोजी है, और एल्यूमिनियम है, और आर्सेनिक है। सॉरी, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम तो ग्राही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न बच्चों कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर विद्युत बल का मान कितना होगा। तो बच्चों जो विद्युत बल होता है उसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। सुचालक माध्यम जो होता है, चालक जो होता है, उसका एप्सिलॉन r का मान होता है बच्चों अनंत। और जब यहाँ अनंत रखेंगे तो पूरी संख्या को सॉल्व करेंगे तो बल का मान हो जाएगा 0। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 24। 2 भौतिक राशियां दे रखी हैं P और Q। P का मान है बच्चों P बराबर 4 ओम है, और Q बराबर है 24 × 10⁻³
माइनस 8 ओम इंटू मीटर। चालक की लंबाई 1/4 करने पर, मतलब पहले तार की लंबाई किसी की L होगी, तब उसे L/4 करने पर P और Q के नए मान क्या होंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझना जरूरी, P कौन है। तो P का मान है 4 ओम। P प्रतिरोध है, और हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई अगर आधी कर देंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, और लंबाई चौथाई कर देंगे तो प्रतिरोध भी चौथा हो जाएगा। तो इसका जो नया मान होगा वो होगा 1 ओम। लेकिन जब हम Q के बारे में विचार करते हैं तो Q है 24 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, जो कि प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की जो चालक तार की लंबाई है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर यही रहेगा। तो नए मान होंगे, P का नया मान हो जाएगा 1 ओम, लेकिन Q का मान वही रहेगा। अब बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। एक चल कुंडली धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो बच्चों जब किसी धारामापी के समांतर क्रम में, जब चल कुंडली धारामापी के समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और इसका नाम भी होता है बच्चों शंट प्रतिरोध। तो अल्प प्रतिरोध या शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो धारामापी है वो अमीटर में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है बच्चों। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। एक नेज अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त में की जाने वाली किन्हीं 2 अशुद्धियों के नाम लिखिए। तो बच्चों कोई भी 2 पंच संयोजी अशुद्धियों के नाम लिखने से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ, इनके नाम लिखने हैं बच्चों। यहाँ मैंने सूत्र लिखे हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है डेविसन जर्मर प्रयोग का प्रायोगिक चित्र बनाइए। तो बच्चों ये चित्र आपको बना के देखना है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो बच्चों लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इनके अंदर ये संबंध होता है। अगला प्रश्न है एक समान दर से चलने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूटन गुणन गुणांक का मान कितना होना चाहिए। इसका मान होना चाहिए बच्चों K का मान होना चाहिए 1। किसी धातु के लिए कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों उसे ही कार्य फलन कहते हैं। 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दर ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका सूत्र होता है लैम्डा E बराबर 12.27/√V। एंगस्ट्रम में इसका मान आएगा तो 12.27/10⁴, और 10⁴ का रूट लेंगे 10⁴ और जब भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1227 एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न LED बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो उनके नाम लिखनी है। एक तो है गैलियम फास्फाइड GaP। एक जो LED होती है वो गैलियम फास्फाइड नामक अर्धचालक से बनाई जाती है। और इससे बच्चों जो LED बनाई जाती है उसका रंग होता है हरा। तो अगर कोई पूछे कि हरे रंग की LED बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वो है गैलियम फास्फाइड। और बच्चों दूसरा होता है गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। इसका नाम लिख देंगे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। और इससे हम लाल रंग की LED को बनाते हैं। तो LED बनाने के लिए इन 2 पदार्थों का उपयोग करते हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक होता है जूल बटे कूलम। तो बच्चों वो भौतिक राशि होती है विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव, क्योंकि विद्युत विभव या विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, मतलब जूल बटे कूलम। और ये राशि सदिश है कि अदिश है। तो विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम में विद्युत चालन को दर्शाने वाला बैंड संरचना का चित्र बनाइए। तो बच्चों मैग्नीशियम एक चालक है। तो चालक में क्या होता है बच्चों, जो संयोजी बैंड होते हैं
और जो चालन बैंड होते हैं उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य हो जाता है और उनमें अतिव्यापन हो जाता है। तो उसके लिए चित्र कैसा बनेगा? बैंड सिद्धांत के अनुसार इस तरीके से हम चित्र बना देंगे और वहाँ पर लिख देंगे। ये कौन सा बैंड है? चालन बैंड। और ये कौन है? संयोजी बैंड। और इनके बीच में क्या हो गया है? अतिव्यापन। और इस कंडीशन में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 0। तो इस तरीके का बच्चों बुक में चित्र दे रखा है, उसे हम बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो वह जो संग्राहक प्लेट को दिया गया वह निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। और इसका जो ग्राफ पूछा गया है बच्चों, तो इसमें इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, इस तरीके का। तो निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ये ग्राफ होता है। अगला प्रश्न, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा पहले ही बता चुका हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। अगर कोई धनात्मक बिंदु आवेश है तो उसका समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा? तो हमें एक धनात्मक बिंदु आवेश बनाना है और उसकी बनानी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से दूर इनकी डायरेक्शन होती है। तो ये मान लीजिए मैंने एक धनात्मक बिंदु आवेश बना लिया और ये बना ली उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लेकिन उसने पूछा है उसका समविभव पृष्ठ बनाइए। तो इसका समविभव पृष्ठ कैसा होता है बच्चों? गोलीय। तो इस तरीके से हम इनके समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। तो ये इसका हो गया समविभव पृष्ठ। ये रेड वाला जो है वो इसका समविभव पृष्ठ है। तो इसमें दोनों आंसर आ जाते हैं कि समविभव पृष्ठ चित्र बनाइए तो रेड वाला बना देंगे, और अगर वो विद्युत क्षेत्र रेखा पूछे तो रेड वाला पोर्शन हटा देंगे। तो ये जो होता है वो होता है समविभव पृष्ठ। सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भागबल में क्या अंतर है? तो बच्चों जब सेल किसी परपथ में आवेश को प्रवाहित करता है तो उसे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो ऊर्जा खर्च की जाती है, उसे ही टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जबकि उसी एक कूलम आवेश को संपूर्ण परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे ही विद्युत भागबल कहते हैं। और हमेशा विद्युत भागबल का मान टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होता है जब हम उसे डिस्चार्ज करते हैं, उससे लाइट लेते हैं। 38 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम धारा का मान, प्रेरित धारा का मान ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार अगर हम दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा बल की दिशा में हो तो मध्यमा धारा की दिशा को बताती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अगर वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है, जैसे कोई किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये है सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो फिर वो विरल माध्यम में नहीं जाती है, वापस से सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? बच्चों प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परमाणु और उन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कह सकते हैं के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एकल आवेश के लिए समविभव प्रश्न आइए। तो बच्चों ये ऊपर हमने बना रखा है। अगला प्रश्न, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत
दिशा में v वेग से प्रवेश करता है तो इस पर आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और जब लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये टोटल फोर्स लंबवत स्थिति में लगेगा F बराबर क्यू बी बी। तो जब कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर F बराबर क्यू बी बी बल लगता है। एंड गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। तो बच्चों एंड गेट में क्या करना, जो एंड ए एंड डी, ये डी जो है बस उसी को बना देते हैं हम, ये बन गया डी और ये हो गया एंड गेट का संकेत। इसमें दो निवेशी और एक निर्गत होता है, ए और बी, ये दो निवेशी सिरे होते हैं और एक होता है निर्गत बाई। ग्राही अशुद्धि के दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों ग्राही अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, त्रिसंयोजी होती हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगला प्रश्न धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिए। तो बच्चों धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I बटा A, धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अगला प्रश्न है 47 कि एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है, तीनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो इसमें से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो बच्चों हमें ऐसा सूत्र ढूंढना है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का जिसमें गतिज ऊर्जा आती है। तो इसका सूत्र है लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m के। ठीक है बच्चों, अब तीनों में क्या कह रहा है वो, तीनों की देखो H समान है, गतिज ऊर्जा समान है, दो समान है, तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा अंडर रूट m। अब किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, तो तरंग दैर्घ्य जिसकी अधिक होगी जिसका द्रव्यमान कम है, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। और इलेक्ट्रॉन अल्फा और प्रोटॉन में से किसका द्रव्यमान कम होता है बच्चों बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने से इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। अगला प्रश्न है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक ही समय पर किसी कण की स्थिति और उसके संवेग का एक साथ शुद्धता से मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां क्या होती हैं। तो बच्चों ये एक ऐसी युक्तियां होती हैं जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटोन के द्वारा होती है। और किन्हीं दो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियों के नाम लिखिए। तो बच्चों एक तो होते हैं फोटो सेल, दूसरे होते हैं सौर सेल और तीसरे होते हैं एलईडी। सौर सेल और तीसरे होते हैं इनमें एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का पूरा नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब प्रश्न नंबर बच्चों 50 देखेंगे। देखो बच्चों दिए गए चित्र में उस युक्ति का नाम लिखिए जो एक्स है, इसका नाम बताना है। तो बच्चों देखो निवेशी सिग्नल इस तरह का जा रहा है और इस तरह का हमें निर्गत सिग्नल प्राप्त हो रहा है। बच्चों ये कौन है, ये प्रत्यावर्ती धारा है और ये कौन है, दिष्ट धारा है। तो ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बदल देता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। तो जो युक्ति है वो कौन है बच्चों, दिष्टकारी है। प्रश्न नंबर जो 51 है उसमें कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों और शीतलक के कार्य लिखिए। बच्चों नियंत्रक क्षणें जो होती हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। ये कैडमियम की बनी होती हैं क्योंकि ये कैडमियम जो होता है न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इन नियंत्रक क्षणों को उस रिएक्टर के अंदर प्रवेश करा देते हैं जिससे वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है और अभिक्रिया मंद हो जाती है। और अभिक्रिया जब हमें दोबारा चालू करनी होती है तो फिर हम इन नियंत्रक क्षणों को बाहर निकाल लेते हैं। और शीतलक क्या होता है बच्चों, भट्टी में जब अत्यधिक हीट या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बाहर निकालने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में पानी, भारी पानी, वायु आदि का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 52 निम्न में से ग्राही अशुद्धि का नाम बताइए। तो बच्चों त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ ग्राही अशुद्धि होती हैं जो कि इसमें है गैलियम। जेनर डायोड का
प्रतीक चिन्ह बनाइए बच्चों। सबसे पहले डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, देखो बच्चों इस तरीके से ये डायोड हो गया, और जेनर डायोड में क्या करना है, इसमें जेड बना देना है बस खाली, ये हो गया जेड। तो ये बन गया जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह। VI ग्राफ से प्रतिरोध का मान निकालना है। प्रतिरोध होता है R बराबर B/I। यहां से यहां तक वोल्टेज कितना है, यहां से यहां तक वोल्टेज हो गया 8, और यहां से यहां तक धारा कितनी है 0.4, इसका भाग लगाएंगे तो कितने का आएगा बच्चों 20 ओम। अगला प्रश्न है, दो धातु की प्लेटों P और Q के लिए अंतक विभव V0 और आवृत्ति के बीच ग्राफ दर्शाया गया है। किस धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा। तो बच्चों कार्यफलन का सूत्र होता है φ0 बराबर h/μ0, और देहली तरंगदैर्घ्य का होता है c/μ0। ठीक है। अब बच्चों जैसा हम ग्राफ को से देख रहे हैं कि जब ग्राफ आवृत्ति को जिस अक्ष पर काटता है वो देहली आवृत्ति होती है, तो ये देहली आवृत्ति होगी P की, और ये पॉइंट हो गया देहली आवृत्ति Q का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि P की जो देहली आवृत्ति है वो कम है और Q की ज़्यादा है। तो जिसकी देहली आवृत्ति कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो P की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी और Q की तरंगदैर्घ्य कम होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका कार्यफलन कम होगा। तो फिर कार्यफलन P का कम होगा और Q का ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसे करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न चित्र में दो कुंडलियां AB और CD के बीच में एक छड़ NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त दिखाई देगी। बच्चों जब ये इधर साइड से देखेगा तो उसे या तो ये सिरा दिखाई देगा या ये सिरा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। तो जब N और S को C के पास ले जाएंगे, तो जब S सिरे को C के पास ले जाएंगे तो ये सिरा C हो जाएगा, ये भी S हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव बनेगा। और B सिरे से N सिरा दूर जाएगा तो ये भी दक्षिण बनेगा, तो ये दक्षिण बनेगा तो ये बनेगा उत्तर। ठीक है बच्चों। जब ये सिरा उत्तरी ध्रुव बनेगा तो इसमें धारा की दिशा होगी वामावर्त, और इसमें दक्षिण ध्रुव बनेगा तो इसमें होगी धारा दक्षिणावर्त। तो इधर से देखने पर इसे ये सिरे और ये सिरे दोनों ही दिखाई देंगे, तो धारा AB कुंडली में इसे दिखाई देगी। AB कुंडली में इसे इस साइड से देखने पर वामावर्त दिखाई देगी, और CD कुंडली में इस साइड से देखने पर दक्षिणावर्त दिखाई देगी। अगला प्रश्न, चित्र में बच्चों जो कार्बन प्रतिरोध के प्रश्न होते हैं ये भी काफ़ी आते हैं। इसने पूछा कि जो पहली पट्टी है किस रंग की है। तो बच्चों पहली पट्टी का हमें सार्थक अंक, पहली पट्टी जो होती है वो सार्थक अंक को बताती है, पहली और दूसरी, और पहली पट्टी का सार्थक अंक 2 है और 2 सार्थक अंक होता है बच्चों लाल रंग का। तो पहली पट्टी इसमें लाल रंग की है। अगला प्रश्न है कि 10 की घात 9 कूलाम बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। बच्चों सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है B बराबर KQ/R। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान दे रखा है 10 की घात -9 बटा 1। 10 की घात 9 से 9 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 9 वोल्ट। इस टाइप के बच्चों बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों को आप बिल्कुल पक्का कर लें, ये गलत भी नहीं जाते हैं, हमेशा सही जाते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों सूत्र होता है R बराबर 2F। फोकस दूरी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या पूछी है, तो 2 की जगह 2, F की जगह 10, 2 गुणा 10 बराबर 20 मीटर। प्रश्न नंबर 60, एक रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है, तो उसकी अर्धायु काल और औसत आयु क्या होगी। तो बच्चों हमें लैम्डा दे रखा है 6 नियतांक 0.693 प्रति मिनट, तो इसकी अर्धायु काल का सूत्र बच्चों अर्ध आयु काल का सूत्र होता है T बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। तो 0.693 अपॉन लैम्डा की वैल्यू भी इतनी है, तो इसका आंसर आएगा T बराबर 1 मिनट।
और बच्चों जो माध्य आयु होती है TM वो होती है 1/λ, तो इसका आंसर आएगा 1/0.693, और जब 1 में 0.693 का भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1.44 मिनट। अगला प्रश्न है बच्चों 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों दोबारा से वही सूत्र आ गया, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √b एंगस्ट्रम में आएगा, तो 12.27 बटा √400, और 400 का रूट होता है बच्चों 20, और जब 20 का भाग लगाएंगे तो 0.613 मीटर। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। x बराबर 4 ओम है और y बराबर 48 गुणा 10 की घात -8 है। चालक की लंबाई को आधा करने पर x और y के मान पर क्या प्रभाव पड़ेंगे बच्चों? तो x देखेंगे, x प्रतिरोध है और प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई आधा कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, तो प्रतिरोध का जो नया मान होगा, x का नया मान होगा, वो आधा हो जाएगा 2 ओम। लेकिन जो y है वो प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता का मान तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, चाहे तार की लंबाई कितनी भी करें तो उसका मान इतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्रॉस और डॉट के रूप में लिखिए। तो बच्चों इस चित्र में ये एक तार है और ये एक तार है। जब तार के सीध में कोई पॉइंट होता है तो उसके कारण कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर इस अर्धवृत्त के कारण। तो बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार अगर हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस ओर मोड़ते हैं, दक्षिणावर्त मोड़ते हैं, तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा, अंगूठे की डायरेक्शन अंदर की ओर आएगी, जो कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और यदि हम अंगूठा को धारा की दिशा में करें और उंगलियों को P पॉइंट की ओर खोलें तो हथेली पर डाला गया लंब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो यहाँ पर ये बाहर की ओर या डॉट के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी क्रॉस और दूसरे की होगी डॉट। प्रश्न नंबर 64, किसी धातु का कार्यफलन φ0 बराबर 6.63 गुणा 10 की घात -19 जूल है, तो उसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो φ0 बराबर h ν0, अगर दहली आवृत्ति बढ़ेगी तो कार्यफलन भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। तो φ0 ν0 बराबर φ0 अपॉन h, φ0 का मान है 6.63 गुणा 10 की घात -19, और h होता है बच्चों प्लांक स्थिरांक, लगभग उसका मान भी 6.63 या 6.4 के आसपास ही होता है, गुणा 10 की घात -34, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 15, और आवृत्ति का मान होता है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है 65, अवक्षय परत की जो मोटाई दे रखी है d बराबर 0.5 माइक्रोन, माइक्रोन को माइक्रोमीटर बदलेंगे तो 10 की घात -6 मीटर हो जाएगा, और वहाँ पर जो अवरोधी विभव है उसका मान है 0.8, तो हमें अवरोधी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों अवरोधी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर B/D, तो B की वैल्यू है 0.8 और D का मान है 0.5 गुणा 10 की घात -6, 10 की घात -6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, और इसका भाग लगाने के बाद इसका आंसर आएगा 1.6 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट अपॉन मीटर। अगला प्रश्न है 66, किसी परपथ में 0.15 में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। 0.15 सेकेंड है बच्चों, इस टाइम दे रखा है ये। तो प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना, विद्युत भाग बल 100 वोल्ट है तो स्व प्रेरकत्व की गणना कीजिए। बच्चों सूत्र लगेगा यहाँ पर L बराबर E/ΔI/ΔT। ठीक है बच्चों, तो कितने वोल्टेज हैं? 100 वोल्टेज। धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है? 5 एम्पियर से 0 तक हो रही है, तो धारा में परिवर्तन हो जाएगा 5, और टाइम लगेगा 0.15, तो इसका आंसर आएगा 3, और स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अगला प्रश्न है 67, ये कम से कम बच्चों 3 या 4 बार ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश का वेग मिल जाए तो इनमें एक ही संबंध होता है, B बराबर
विद्युत क्षेत्र अपॉन चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और यहाँ पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो B बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र बटे प्रकाश की चाल। विद्युत क्षेत्र का मान है 300 और प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की घात 8, तो ये हो जाएगा 100। 10 की घात 8 को ऊपर ले आएंगे तो -8, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 और टेस्ला। अगला प्रश्न है बच्चों कि 10 फेरों वाली एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय प्लस 0.1 सेकंड में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फैराडे का जो दूसरा नियम है कि किसी कुंडली से जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, और उसमें n फेरे हैं तो n से गुणा कर देंगे। तो कितने फेरे हैं इसमें 10। फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, 0.8 से घटकर 0.2 जाता है, मतलब परिवर्तन कितना हुआ 0.8 माइनस 0.2 मतलब 0.6, और टाइम लगा है 0.1 सेकेंड, तो टाइम लगा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 60 वोल्ट। अगला प्रश्न है बच्चों 69। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, 1000 फेरे हैं और 0.1 एम्पियर धारा, तो टॉरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2 पाई R इंटू आई। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7, फेरे हैं 1000 और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 0.1 एम्पियर, 2 पाई इंटू R 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो जब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। अगला प्रश्न है बच्चों एक तार का रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो तार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो बच्चों एक आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, उसका सूत्र होता है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R। 2 की जगह 2 लिखेंगे, k की जगह लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, लैम्डा 2 माइक्रो उठाना पड़ेगा यहाँ से, 2 गुणा 10 की घात -6, क्योंकि उसका मात्रक होता है कूलम बटे मीटर, और दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 की घात -2, तो इसका आंसर आएगा 7.2 गुणा 10 की घात 5। अगला प्रश्न और वोल्ट बटा मीटर। समान डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की एल्फा कण और प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए विद्युत विभव बी एल्फा और बी प्रोटॉन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h अपॉन √2m QB। अगर हम एल्फा कण की बात करें तो एल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो एल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, और जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का दुगुना होता है। ठीक है, तो इस अनुसार एल्फा कण की जो तरंग दैर्घ्य होगी लैम्डा एल्फा हो जाएगी h अपॉन √2 गुणा 4mp गुणा 2 QP इंटू बी एल्फा। ठीक है, और प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य हो जाएगी लैम्डा p बराबर h अपॉन √2mp QP और BP। ठीक है, प्रश्न के अनुसार दोनों तरंग दैर्घ्य बराबर हैं, तो इसे अगर मैं समीकरण 1 मानूं और इसे 2 माने तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, और इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों, पूरा टाइम नहीं है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो B प्रोटॉन और B एल्फा का अनुपात 8:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 कि कोई तत्व है A, उसमें से जब हीलियम परमाणु निकल गया, तो मान लीजिए बच्चों जो A तत्व है इसका परमाणु क्रमांक Z है, इसकी द्रव्यमान संख्या A है, और इसमें से जब हीलियम 2He4 बाहर निकल जाएगा तो जो नया तत्व बनेगा उसके
परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होने से वो हो जाएगा Z-2, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होने से ये हो जाएगा A-4। तो इस प्रकार जो B बना है उसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। जब इसमें से 2 ऋणात्मक बीटा कण बाहर निकल जाएंगे तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाएगी, जिससे इसका परमाणु क्रमांक वापस से Z हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A-4 रहेगी। तो बताइए कि A और B और C में से समस्थानिक कौन है? तो बच्चों समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ जो प्रश्न है उसमें जो A है और जो C है उसका परमाणु क्रमांक समान है, तो समस्थानिक हो गए A और C। अगला प्रश्न है बच्चों, ये व्हीटस्टोन-ब्रिज का इस टाइप का प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो बच्चों जब आपने इसकी क्रिया विधि याद करी होगी तो जो यहाँ से A से लेकर B तक जो पॉइंट होता है, इस जो तार होता है A से लेकर B तक, इस तार का प्रतिरोध होता है P, और B से लेकर C तक जो तार होता है ये इसका प्रतिरोध होता है Q, और बच्चों ये जगह होती है R की और ये जगह होती है S की। अब बच्चों ये करता क्या है, कहीं तो ये इस जगह अज्ञात प्रतिरोध लगा देता है। अगर यहाँ का प्रतिरोध पूछेगा तो हमें S ज्ञात करना है, और इस जगह का प्रतिरोध पूछेगा तो हमें R ज्ञात करनी। तो इसका सूत्र था S बराबर 100 - L/L गुणा R। तो यहाँ बच्चों इसने S दे रखा है, R पूछा, ये गलती नहीं हो जाए। तो S का मान है 11, 100, संतुलित लंबाई कितनी तरह की, ये देखो बच्चों 45, तो 100 - 45/45 इंटू R। तो इसे हल करेंगे तो 11 इंटू 45 अपॉन ये बटे में चला जाएगा 55 बराबर R। तो 11 से 55 कटेगा 5 बार, 5 9 45, तो R बराबर आ जाएगा 9 ओम। तो इस टाइप के बच्चों 2-3 बार प्रश्न सर्किट बनाकर दे देते हैं। तो याद रखना, अगर यहाँ अज्ञात प्रतिरोध पूछे तो R ज्ञात करना है, और इस जगह अगर दे दे तो फिर S ज्ञात करना है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि P और Q में से पहचानिए ये कौन कौन से द्वार हैं। तो P में तो जो संकेत दे रखा है उसे देख के बताना है कि ये कौन सा द्वार है। तो बच्चों P द्वार तो है एंड, ये तो एंड गेट का चित्र है, और जो सत्य सारणी है बच्चों ये है नॉर की, क्योंकि इसमें और प्लस नॉट है। देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। तो क्यू सारणी जो टेबल है वो नॉर की है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 75 पर। एक बिंदु आवेश दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और उससे 9 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो सूत्र है B बराबर KQ/R। अब K का मान कितना है, 9 × 10⁹। Q का मान कितना है, 4 × 10⁻⁹ अपॉन दूरी है 9 × 10⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल, 10⁻9 से 10⁻⁻9 कैंसिल, 10⁻2 ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएंगे। तो 4 × 10⁻² बराबर 400 वोल्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। बच्चों पहले प्रश्न, पहला जो चित्र है इसमें तार की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और दूसरे में तार की लंबाई 4 सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि दोनों चित्रों में जो एक ही धातु के 2 चालक तारों की प्रतिरोधकता ρ1 और ρ2 है, तो ρ1 और ρ2 का अनुपात लिखिए बच्चों। चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों तारों के पदार्थ की प्रकृति एक ही है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता समान होगी और इनका अनुपात होगा 1:1। अगला प्रश्न है 77। विभव प्रवणता किसे कहते हैं कि विभवमापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और अगला प्रश्न है किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। तो किरचॉफ का संधि नियम किरचॉफ का पहला नियम होता है। इसके अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस तरीके का बच्चों एक चित्र दिया जाता है, सब पूछा जाता है कि किसी धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों ये संधि है, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई पी पॉइंट लिखकर, ये कोई संधि है पी। यहाँ पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो बच्चों आने वाली धारा कौन है, 2 और 5। तो आने वाली धारा 2 है और 5 बराबर जाने वाली धारा, देखो यहाँ से कितनी जा रही है 4 और कितनी जा रही है I। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो आने वाली धारा है 7
और जाने वाली है 4 प्लस आई, तो आई का मान निकालेंगे, आई बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3 एम्पियर। अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम लिखिए। तो बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, यही लेंज का नियम है। अब बच्चों पूरब से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा तार क्षैतिज चालक तार और 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर पर सेकंड, तो लंबवत गिरना चाहिए, लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत भागबल कितना होगा? तो E बराबर BL/B। चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.3 गुणा 10⁻⁴। तार की लंबाई है 2 मीटर, उसका वेग है 5, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 81। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें जो अविघटित परमाणुओं की संख्या है वो प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, और संबंध लिखना है, अर्धायु काल का निम्न के साथ संबंध लिखना है। तो अर्धायु काल और क्षयणियतांक में क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है T बराबर 0.693/λ। ठीक है बच्चों, और रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु के साथ इसका संबंध होता है T बराबर 0.693 Tm, क्योंकि देखो बच्चों Tm बराबर क्या होता है 1/λ। तो जब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये संबंध आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। दिष्टकरण किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया दिष्टकरण कहलाती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परपथ चित्र बच्चों बुक में देख के आपको बनाना है, और आपको ये बताना है कि ये जो चित्र है, जो बैंड चित्र है, वो किस अर्धचालक का है। तो बच्चों देखो इसमें जो अशुद्धि ऊर्जा स्तर है जो चालन बैंड के नज़दीक है, और ऐसी कंडीशन होती है दाता, ये जो ऊर्जा स्तर है वो दाता है। दाता मतलब यह N प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अगर ये ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ऊपर यहाँ पर होता तो फिर ये P प्रकार का अर्धचालक होता। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध x ओम है, तो किस ताप पर उसका प्रतिरोध 3x ओम हो जाएगा। तो बच्चों का सूत्र होता है इसका कि अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों शुरू में इसका प्रतिरोध था x ओम और बाद में हो गया 3x, तो R2 मतलब अंतिम प्रतिरोध कितना हो गया 3x, प्रारंभ में कितना था x, तो 3x माइनस एक्स बटे प्रारंभ में कितना है x, और T2 माइनस T1 मतलब ताप में वृद्धि, डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1। तो इसे बजड़ा करेंगे तो जो आएगा T2 माइनस T1 बराबर 3x में से x गया तो 2x अपॉन x अल्फा। T2 निकालना है, T1 का मान है 0 प्रारंभ में, x से x कैंसिल, 2/0.4 गुणा 10⁻⁻2, -2 को ऊपर ले जाएंगे, 200 अपॉन 0.4, तो T2 बराबर आ जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट प्रश्न बच्चों 85 की छायांकित क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग में से फ्लक्स निकालना है, तो गाउस का नियम लगाएंगे, फाई बराबर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। इसके अंदर कुल आवेश कितना बच्चों 2 माइक्रोकूलम में अगर हम एक माइक्रोकूलम जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। तो कुल आवेश है 1 गुणा 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10⁻12। तो इस सॉल्व करेंगे तो 1.13 गुणा 10⁻15 और फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वोल्ट इनटू मीटर। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी मेहनत से कई आपके लिए बोर्ड के प्रश्नों को इकट्ठा किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आएंगे ज़रूर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही पेपर होगा फिजिक्स का, जैसे ही पेपर ख़त्म होगा
आपको उसके 1 घंटे के अंदर ही पूरी सॉल्यूशन के साथ बढ़िया अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेगी। और केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी के लिए, 10th क्लास सभी के लिए, 12th क्लास वीडियो तैयार की जा रही हैं। तो लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।